वेलकम टू द डायलॉग। आज हम एक ऐसी कहानी की तह तक जा रहे हैं जिसमें अरबों की धोखाधड़ी है, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा और एक रहस्यमयी गुमशुदगी भी शामिल है। ये कहानी है डॉक्टर रूजा इग्नातोवा की, एफबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल अकेली महिला और उनके बनाए वन कॉइन की। हाँ, वन कॉइन एक नकली क्रिप्टो करेंसी जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को अपना शिकार बनाया। बिल्कुल। और सोचने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक पॉन्जी स्कीम या पिरामिड स्कीम नहीं थी, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा एक क्रिप्टो स्कैम का जाल था। सही। तो सवाल यही उठता है कि उन्होंने ये सब किया कैसे और वो आज है कहाँ? हाँ, सबसे बड़ा सवाल। चलिए आज इसी मामले को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो शुरुआत होती है डॉक्टर रूजा इग्नातोवा से। इनका जन्म हुआ बल्गारिया में, फिर 10 साल की थी जब परिवार जर्मनी चला गया। और वो पढ़ने में बहुत तेज थीं। ऑक्सफोर्ड से डिग्री ली, मैकेंजी जैसी बड़ी कंपनियों में काम भी किया, लेकिन उनके अंदर अमीर बनने का एक जुनून था। और फिर 2013 में बिटकॉइन का जो भार आया, उसने उनका ध्यान खींचा। बिल्कुल। उस जमाने में बिटकॉइन एकदम नया था और कीमतें तेजी से बढ़ रही थीं। रूजा की फाइनेंशियल बैकग्राउंड थी, नेटवर्क था, तो क्रिप्टो पर बोलने के लिए उनकी डिमांड बढ़ गई। अच्छा। ऐसे ही एक सेमिनार में उनकी मुलाकात हुई सेबेस्टियन ग्रीनवुड से, और वहीं से ये मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM वाला आइडिया पनपा। हाँ, और आइडिया बड़ा स्मार्ट था, मतलब चालाकी भरा कह सकते हैं। क्रिप्टो की जो हवा चल रही थी उसको MLM के साथ मिला दो। निशाना कौन थे? वो लोग जिन्हें टेक की ज्यादा समझ नहीं थी, पर MLM का तजुर्बा था और जल्दी अमीर बनना चाहते थे। बिल्कुल। और उन्होंने वन कॉइन को सीधे सीधे बिटकॉइन किलर कहना शुरू कर दिया। बिटकॉइन किलर। और सबसे हैरान करने वाली बात, कोई ब्लॉकचेन था ही नहीं। सच में ब्लॉकचेन बनाया ही नहीं गया, बस एक SQL डेटाबेस था। आप समझ लीजिए एक एक्सेल शीट जैसा, और लोगों को बताते रहे कि ये ब्लॉकचेन है। कमाल है, इससे वो कीमत भी खुद ही कंट्रोल कर सकते थे। हाँ, यही तो। और देखिए, रेगुलेटरों से बचने का तरीका भी निकाला। वो सीधे वन कॉइन नहीं बेच रहे थे। तो फिर कैसे? लोग खरीदते थे एजुकेशन पैकेज। अब इन पैकेजों में होता क्या था? अक्सर खराब क्वालिटी की, कहीं से चुराई हुई सामग्री, प्लेजराइज्ड कंटेंट। अरे बाप रे। और इन पैकेजों के साथ मिलते थे फ्री टोकन, जिन्हें बाद में वन कॉइन में बदला जा सकता था। ओके, तो टोकन फ्री मिल रहे हैं पैकेज के साथ। हाँ, और कमीशन स्ट्रक्चर तो क्लासिक पिरामिड था। आप बेचें तो 10% कमीशन, आपकी टीम बेचे तो उसका भी हिस्सा आपको। मतलब टिपिकल MLM। बिल्कुल। और पेमेंट का सिस्टम भी ऐसा था कि 60% कैश में मिलता था, 40% वन कॉइन में। इससे लोगों को लगता था कि वन कॉइन की वैल्यू है। समझ गया। अच्छा, रूजा ने अपनी इमेज कैसे बनाई, डॉक्टर रूजा वाली? हाँ, उन्होंने बाकायदा एक पर्सोना क्रिएट किया, डॉक्टर रूजा। महंगी ड्रेसेस, अपनी डिग्रियां दिखाकर लोगों का भरोसा जीता। वो बिटकॉइन की कमियां गिनाती थी, कहती थी वन कॉइन ज्यादा आसान है, ज्यादा सुरक्षित है, और इसकी फाउंडर भी जानी मानी है, मतलब मैं खुद। और फोमो का इस्तेमाल, मतलब फेयर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं आप पीछे ना रह जाएं। हाँ, वो तो खूब किया। बड़े बड़े लाइव इवेंट्स किए, वेबिनार किए, यहाँ तक कि बुल्गारिया में बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड तक ले लिया। क्या बात कर रहे हैं? और सुनिए, फोर्ब्स मैगजीन का नकली कवर पेज छपवाया। असल में वो अंदर के पन्नों पर एक पेड विज्ञापन था, जिसे फाड़कर कवर जैसा दिखाया गया। मतलब हद है, ये सब सिर्फ विश्वास बनाने के लिए। बिल्कुल, विश्वासनीयता बनाने के सारे हथकंडे अपनाए गए। फिर नवंबर 2014 में रूजा ने घोषणा की कि वन कॉइन उनके अपने एक्सचेंज एक्सकॉइन एक्स पर बिकेगा। कीमत रखी 54 सेंट्स। और लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। लाखों डॉलर के पैकेज बिके। लेकिन यहां भी एक पेच था, है ना, निकालने को लेकर। बिल्कुल। असलियत ये थी कि लोग रोजाना अपने कुल वन कॉइन का सिर्फ 1.5% ही कैश निकाल सकते थे, और उस पर भी एक ऊपरी सीमा थी। सिर्फ 1.5%? हाँ। रूजा का तर्क था कि ये निवेश बचाने के लिए है, पर सच तो ये था कि एक पॉन्जी स्कीम थी। नए लोगों के पैसे से पुरानों को थोड़ा थोड़ा दिया जा रहा था। अच्छा। और क्योंकि वो कीमत खुद ही लगातार बढ़ा रहे थे, जैसे $1.08 कर दी, फिर $2.50, तो लोगों को लगा कि इसे होल्ड करने में ही फायदा है, निकालने में नहीं। वाह, मतलब लोग निकालने की बजाय और पैसा लगा रहे थे। बिल्कुल। और ये स्कैम फैलता गया, और महंगे पैकेज आए, €12,500, फिर €1,18,000 तक के। €1,18,000? हाँ, पैसा इतना आया कि कहते हैं हांगकांग के एक अपार्टमेंट में कैश फर्श से छत तक भरा हुआ था। क्या कह रही हैं, फर्श से छत तक? हाँ, दुनिया भर से लोग, अमीर गरीब, सबने निवेश किया। युगांडा जैसे देश में तो 50,000 से ज्यादा लोगों ने अपने घर जमीन बेचकर पैसा लगा दिया। हे भगवान,
ये तो बहुत दुखद है। बहुत। लेकिन अब इतने पैसे को संभालना भी मुश्किल हो रहा था। बैंकों ने खाते फ्रीज करने शुरू कर दिए और दुबई की एक कंपनी में हिस्सेदारी दी। बिटकॉइन ले लिए। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए? हाँ, और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उन्होंने एक फाइनेंसर हायर किया, गिलबर्ट अरमेंटा, जिसके साथ बाद में रूजा का अफेयर भी शुरू हो गया। ओह, अच्छा, फिर पर्दाफाश कैसे होना शुरू हुआ? जब 2.1 बिलियन कॉइन बिक गए, जो कि उनकी बताई हुई लिमिट थी, तो रूजा ने एक और घोषणा कर दी। क्या? कि एक नई ब्लॉकचेन आएगी जिसमें 120 बिलियन कॉइन होंगे और निवेशकों के कॉइन दुगने कर दिए जाएंगे। 120 बिलियन? ये तो मतलब आर्थिक रूप से बेतुका है। बिल्कुल बेतुका, पर लोगों ने फिर भी भरोसा कर लिया। लेकिन अब बाहरी दुनिया में शक बढ़ने लगा था। वेबसाइट्स जैसे behindmlm.com पर सवाल उठने लगे। अच्छा। एक आईटी एक्सपर्ट थे, ब्यॉन बाराके, उन्होंने खुलासा किया कि कोई ब्लॉकचेन है ही नहीं। वो जो लाइव डिस्प्ले दिखाते थे वो भी नकली था। सब नकली। इसी बीच रूजा ने अपने भाई कॉन्स्टेंटिन को असिस्टेंट बना लिया था ना? हाँ, कॉन्स्टेंटिन इग्नातोव, शायद भविष्य में उसे बलि का बकरा बनाने के लिए। फिर जनवरी 2017 में एक्सकॉइन एक्स एक्सचेंज बंद हो गया, मेंटेनेंस के नाम पर। हाँ, रूजा ने कहा कि ये पब्लिक लिस्टिंग मतलब आईसीओ की तैयारी है। लेकिन असल खेल कुछ और चल रहा था। एफबीआई गिलबर्ट अमेंटा की जांच कर रही थी किसी और मामले में। अच्छा, गिलबर्ट की? हाँ, और गिलबर्ट एफबीआई का मुखबिर बन गया। उसने रूजा के साथ अपनी फोन कॉल्स रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। ओ, तो रूजा को भनक लग गई होगी। लगता तो यही है। उसे अंदाजा हो गया कि वो फंस सकती है। और फिर 25 अक्टूबर 2017 को वो सोफिया, बुल्गारिया से एथेंस, ग्रीस की फ्लाइट लेकर गायब हो गईं। गायब? बस ऐसे ही? हाँ, उसके बाद से उनका कोई पता नहीं। उनके गायब होने के बाद तो पैनिक फैल गया होगा। जाहिर है। जनवरी 2018 में बल्गेरियाई पुलिस ने OneCoin के ऑफिस पर छापा मारा। तब जाकर साबित हुआ कि सब कुछ नकली था। कितना नुकसान हुआ अंदाजन? अनुमान है कि $4 बिलियन से लेकर $15 बिलियन तक का नुकसान हुआ। करीब 3.5 मिलियन लोग प्रभावित हुए। 4 से 15 बिलियन डॉलर और 3.5 मिलियन लोग। हाँ, रूजा के भाई कॉन्स्टेंटिन और पार्टनर सेबेस्टियन ग्रीनवुड गिरफ्तार हुए। उन्हें 20 साल की सजा हुई। लेकिन रूजा का आज तक पता नहीं चला। कई थियरीज हैं। कोई कहता है दुबई में छिपी है, कोई कहता है मारी गई, कोई कहता है भूमध्य सागर में कहीं यॉट पर है, या प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। एफबीआई ने $5 मिलियन का इनाम भी रखा है उनपे। हाँ, और सबसे बड़ी विडंबना क्या है? अगर वो आज जिंदा है और उनके पास वो 230,000 बिटकॉइन अब भी हैं, तो आज उनकी कीमत करीब $20 बिलियन होगी। $20 बिलियन, अविश्वसनीय। तो आखिर ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे बिना किसी असली तकनीकी बुनियाद के इतना बड़ा घोटाला इतने सालों तक इतने खुलेआम चलता रहा। ये वाकई में एक बड़ा सवाल है। ये लोगों के विश्वास, प्रचार के असर और जल्दी अमीर बनने की जो एक चाहत होती है, उसके बारे में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल। कैसे उम्मीद और लालच को मिलाकर एक ऐसा जाल बना गया जिसने लाखों लोगों को फंसा लिया। ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, और ये सवाल छोड़ जाती है कि क्या ऐसा दोबारा हो सकता है? एक अहम सवाल। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें।